नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म भीष्म आईएएस में। और आज हम आपके साथ बिहार स्पेशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? बिहार से झारखंड के अलग होने से पहले बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? तो विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें क्रमशः 54 और 22 हुआ करती थी। लोकसभा की 54 सीटें और राज्यसभा की 22 सीटें हुआ करती थी। लेकिन विभाजन के बाद लोकसभा में 40 सीटें बच गई और राज्यसभा में 16 सीटें बच गई। जरा ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे। झारखंड का बिहार से झारखंड के अलग होने से पहले, जब बिहार और झारखंड दोनों एक में थे, उस समय बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें क्रमशः 54 और 22 हुआ करती थी। यानी लोकसभा की 54 सीटें और राज्यसभा की 22 सीटें हुआ करती थी। बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में लोकसभा की 40 सीटें बच गई और राज्यसभा की 16 सीटें बच गई। यानी वर्तमान में बिहार में लोकसभा की 40 सीटें और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। वर्तमान में बिहार में लोकसभा की 40 सीटें और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। यानी जब राष्ट्रपति चाहें राज्यपाल को उसके पद से हटा सकते हैं। यानी राष्ट्रपति राज्यपाल को जब चाहें उनके पद से हटा सकते हैं। यानी राज्यपाल को उनके पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? राज्य मंत्रिपरिषद, जरा ध्यान देंगे, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता उस राज्य का मुख्यमंत्री करता है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता उस राज्य का मुख्यमंत्री करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्नलिखित में से कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय उस राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष करता है। यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय उस राज्य के संबंधित राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे? निम्नलिखित में कौन से व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे? तो बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय के लिए रहने वाले व्यक्ति थे सतीश प्रसाद सिंह। ध्यान देंगे इस नाम को, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक पदस्थापित रहने वाले व्यक्ति थे सतीश प्रसाद सिंह। नाम को ध्यान रखेंगे, सतीश प्रसाद सिंह बिहार के वह मुख्यमंत्री थे जो अपने पद पर सबसे कम समय तक रहे। बिहार में सबसे कम समय तक अपने पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिले वाला प्रमंडल कौन सा है? तो जरा ध्यान देते हैं, भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले हैं, दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं और कोसी प्रमंडल के अंतर्गत भी 3 जिले आते हैं। तो यहाँ प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिले वाला प्रमंडल कौन सा है? तो सबसे कम जिले वाला प्रमंडल जो है वो हमारा ऑप्शन ए है, भागलपुर। भागलपुर प्रमंडल में केवल 2 जिले आते हैं। ये 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। तो सबसे कम जिले वाला जो प्रमंडल है वो भागलपुर है। भागलपुर में 2 जिले आते हैं, भागलपुर और बांका। ये दोनों जिले मिलकर भागलपुर प्रमंडल का निर्माण करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का वैधानिक प्रधान या संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो किसी भी राज्य का वैधानिक प्रधान या संवैधानिक प्रधान जो है वो राज्यपाल होता है।
किसी भी राज्य का वैधानिक या संवैधानिक प्रधान जो होता है वो राज्यपाल होता है, जबकि उस राज्य का कार्यकारी प्रधान जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि किसी भी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है, तो किसी भी राज्य का वैधानिक प्रधान उस राज्य का राज्यपाल होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। जरा ध्यान देंगे, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो बिहार में लोकसभा की 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बिहार में लोकसभा की 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो उर्दू को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो बिहार है। उर्दू को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो बिहार है। बिहार की पहली जो राजभाषा है वह हिंदी है और दूसरी राजभाषा जो है वो उर्दू है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जिला दंडाधिकारी को देता है। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उस राज्य के जिले के जिला दंडाधिकारी को देता है। प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं, जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उस राज्य के जिला दंडाधिकारी को देता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। तो बिहार का वह जिला जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से अपनी सीमा साझा करता है वह किशनगंज है। बिहार का वह जिला जो नेपाल, जरा ध्यान देंगे, नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है वह किशनगंज है। किशनगंज नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों से सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो वह भारतीय राज्य जिसके साथ नेपाल अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है वह बिहार है। नेपाल बिहार के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। एक बार फिर से देखते हैं, किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो वह राज्य जिसके साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है वह बिहार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। बिहार की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम सोमेश्वर की श्रेणी है। बिहार की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी सोमेश्वर की श्रेणी है। सोमेश्वर की श्रेणी बिहार की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है। तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो है वो किशनगंज जिले में होती है। बिहार में सबसे अधिक जो वर्षा है वो किशनगंज जिले में होती है। सबसे अधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज जिला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब अपनाया गया था। तो बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को 2015 में अपनाया गया था। बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को 2015 में अपनाया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है। तो बिहार में सबसे अधिक जूट का उत्पादन पूर्णिया जिले में होता है। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है। तो बिहार में सबसे अधिक जूट का उत्पादन बिहार के पूर्णिया जिले में होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी की प्रमुखता है। तो गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कैवाल मिट्टी की प्रधानता है। एक बार फिर से देखते हैं, गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी की प्रमुखता है या कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कैवाल मिट्टी, गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कैवाल मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है या सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, कैवाल मिट्टी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कर्मनासा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। तो कर्मनासा नदी बिहार में चौसा के पास, बक्सर में, बिहार में एक जगह है बक्सर, बक्सर के पास ही है चौसा। तो चौसा के पास गंगा नदी में आकर मिल जाती है। कर्मनासा नदी जो है वो चौसा के पास गंगा नदी में आकर मिल जाती है। कर्मनासा नदी बिहार की वह नदी है जिसे अपवित्र माना जाता है। तो बिहार की वह नदी जिसे अपवित्र माना जाता है तो कर्मनासा नदी। और कर्मनासा नदी गंगा नदी में कहाँ मिलती है। तो कर्मनासा नदी गंगा नदी में चौसा के पास मिलती है, चौसा के पास मिलती है। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।